नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुबह के 10 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के अकोला और नांदेड़ में आज पीएम मोदी करेंगे चुनावी प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नागपुर और अमरावती में होगी रैली। झारखंड के चुनावी समर में बीजेपी अध्यक्ष समेत आज उतरेगी केंद्रीय मंत्रियों की फौज। राहुल गांधी भी कांग्रेस के पक्ष में संभालेंगी मोर्चा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीए सुनील श्रीवास्तव के घर आयकर विभाग का छापा, कई अन्य लोगों पर भी की कार्रवाई। शिमला में समोसे मार्च के जरिए सुखू सरकार को घेरेगी बीजेपी युवा मोर्चा। जयराम ठाकुर ने पूछा, हिमाचल के हित का कब सोचेगी सरकार। और छठ के बाद अपने अपने शहर लौटने लगे लोग। रेलवे की ओर से 25 से अधिक विशेष ट्रेनों का संचालन, स्टेशनों पर भी विशेष इंतजाम। और इस समय झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीए सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े लोगों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है इस समय। तो झारखंड से बड़ी खबर, जहां रांची और जमशेदपुर में भी छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ आयकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने सुनील श्रीवास्तव, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े करीब 16 से 17 जगहों पर छापेमारी की है। अभी भी छापेमारी चल रही है। रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर छापेमारी इस समय चल रही है। और साथ साथ आपको बता दें कि अधिक जानकारी भी हमारे पास सामने आ रही है। और ये जानकारी आ रही है झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के रांची स्थित आवास पर केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी जारी है। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मौजूद है दिवाकर कुमार। रांची से सीधा रुख करते हैं दिवाकर का और लेते ताजा अपडेट। दिवाकर, किस मामले पर आईटी विभाग ने ये बड़ी छापेमारी की है, एक्शन मोड में आई है? और जब झारखंड में चुनाव करीब है, ऐसे में इस तरीके का एक्शन मोड में आना, और कितनी जगहों पर छापेमारी चल रही है, किस मामले पर चल रही है? देखिए, ये सीधा जो कनेक्शन है, ये हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। कुछ आईटी की टीम को कुछ जो है वो जानकारी मिली थी कि झारखंड में कई जो लोग हैं उनमें हवाला का पैसे का आदान प्रदान हुआ है और उसके बाद ये कार्रवाई। अब चूंकि विधानसभा चुनाव का समय है तो ऐसे में छापेमारी के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि 1 दर्जन से अधिक ठिकाने रांची और जमशेदपुर में कई जो स्टील मिल है उसमें कहा जा रहा है कि सुनील श्रीवास्तव का इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर भी आईटी की टीम जो है वो खंगाल रही है दस्तावेजों को। लेकिन जो ये सुबह से ही करीब 5 बजे सुबह ही ईडी की टीम ने इन तमाम जगहों पर आईटी की टीम ने जो दबिश दी है इनकम टैक्स की टीम ने, तो उसके जरिए कार्रवाई चल रही है। और लगातार जो रांची में अशोकनगर का इलाका है वहां पर उनके आवास में छापेमारी चल रही है। जमशेदपुर में कई प्रतिष्ठान है, वहां पर छापेमारी चल रही है। और कहा जा रहा है कि सुनील श्रीवास्तव के कई नजदीकी भी लोग जो हैं उनके भी ठिकानों पर जो है इनकम टैक्स की रेड हुई है और वहां पर छापेमारी चल रही है और कागजातों को खंगाला जा रहा है। लेकिन शुरुआती जानकारी जो मुझे मिल रही है कि अभी पिछले महीने भी अक्टूबर के महीने में 26 तारीख को भी कई जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड किया था। और उस दौरान भी सीधी जो जानकारी मिली थी कि वो हवाला का पैसा इनके जरिए चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए ये लाया गया था। और उसी के तहत ये आज जो कार्रवाई हो रही है, जो अभी शुरुआती जानकारी मिली है, वो उसी का कनेक्शन है और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। जी दिवाकर, कहीं ना कहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले आयकर विभाग का ये बड़ा एक्शन, इससे पहले भी हमने देखा है दिवाकर कि हेमंत सोरेन की सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए और हेमंत सोरेन खुद जेल जा चुके। ऐसे में अब उनके निजी सचिव पर इस तरीके से आईटी विभाग ने एक्शन मोड में आके छापेमारी की है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव का मौसम है, चुनाव का महीना है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर में बयानबाजी भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी सुबह का समय है तो उस तरीके से पार्टी की गतिविधियां एक्टिव नहीं हुई है। लेकिन अभी तुरंत बयानबाजी शुरू हो जाएगी। लेकिन
अभी चूंकि चुनाव झारखंड में चल रहे हैं और 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और लगातार जो हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की भी टीम, जो इंफॉर्मेशन टीम जो है वो लगातार काम कर रही है, तो उसके तहत भी अभी तक झारखंड में आप समझ सकते हैं कि अवैध सामान और अन्य चीजों की जो जब्ती हुई है वो 1 अरब से ऊपर की, लगभग 1.5 अरब के आसपास की जब्ती हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मनी का फ्लो चुनाव के दौरान यहाँ पर है। और इसी तरह की कुछ जानकारी इनकम टैक्स की टीम को भी मिली है कि कई जगहों पर इसके अलावा भी अभी पिछले दिनों 2-3 जगहों पर जब रेड हुआ था तो कई जगह पर एसीबी की टीम ने भी यहाँ पर रेड किया है। तो कहा जा रहा है कि एक जो कनेक्शन है वो पैसे का जो आदान प्रदान है चुनाव के दौरान वो काफी ज्यादा झारखंड में बढ़ा है और उसी के तहत हम जोड़कर इसको इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि ये सीधा सीधी कहा जा रहा है कि हवाला का पैसा, और हवाला के पैसे में क्या होता है कि जैसे कई दूसरे जगहों पर किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है और वो एक तरीके का ब्लैक मनी होता है जिसके जरिए उसको कुछ कमीशन मिलता है और वो पैसे का आदान प्रदान होता है और उसका इस्तेमाल फील्ड में होता है। तो ये जो शुरुआती जानकारी मिल रही है तो निश्चित तौर पर इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। लेकिन चुनाव के मौके पर और लगातार जिस तरह से आप कह भी रही थी कि हेमंत सोरेन की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा, इसके पहले भी आपको याद होगा कि किस तरह से इनकम टैक्स की टीम ने रेड की थी, ईडी की टीम ने यहाँ पर रेड किया था और भारी मात्रा में आपको याद होगा कि कांग्रेस के नेता के घर से पैसा मिले थे, उसके बाद एक मंत्री के यहाँ से पैसा मिला था और उसके बाद जब आज ये कार्रवाई हो रही है तो निश्चित तौर पर उस पर जो हम कह सकते हैं वो बखेड़ा तो खड़ा होगा ही आगे, लेकिन एक तरीके से जो भ्रष्टाचार का दाग झारखंड में लगता रहा है और उसके कुछ सबूत भी मिलते रहे हैं। कई बार तो आप समझ सकते हैं कि 300 करोड़ 250 करोड़ रुपया किसी के घर से मिलता है तो निश्चित तौर पर दाग तो उठते ही है, सवाल उठते हैं और भ्रष्टाचार का जो एक बू आता है और झारखंड जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से बदनाम हुआ है उस पर एक पुख्ता प्रमाण भी मिलता है। जी दिवाकर, कहीं ना कहीं टैक्स में गड़बड़ी से के को लेकर ये छापामारी हुई है और आयकर विभाग ने पहले भी छापेमारी की है जिसमें हवाला कारोबारियों के ठिकाने से 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे। ऐसे में दिवाकर, जनता का पैसा है और उसमें अब जब चुनाव आने वाले हैं तो कितना असर ये चुनावों पर पड़ सकता है, जनादेश पे पड़ सकता है। और अगर हम इससे और पीछे जाएं, अक्टूबर में ईडी ने भी छापेमारी की थी जहां हेमंत सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी में भी जल जीवन मिशन से जुड़ी योजनाओं में अनियमितताएं पाई गई थी। जी देखिए, निश्चित तौर पर ईडी की जो दबिश है वो तो लगातार यहाँ पर चली रही थी। कैसे आपको याद होगा कि कई ठिकानों पर जब पूरा जो संथाल का इलाका है वहां करीब 1200 करोड़ रुपए का जो खनन का घोटाला है उस मामले में ईडी ने कई बार यहाँ पर कार्रवाई की थी। लगातार उस मामले में कई लोग गिरफ्त में आए, अभी भी कई आधा दर्जन से लोग जेल में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार का दाग है, दामन है, उससे झारखंड पिछले कई वर्षों से है वो दागदार रहा है और इसको लेकर लगातार जो नकेल है ईडी के बाद जो दूसरी एजेंसियां हैं, चाहे वो आयकर विभाग की टीम हो, वो लगातार दबिश देती रही और उनके पास भी कई पुख्ता सबूत मिलते रहे। उसी आधार पर अभी पिछले महीने आप जैसा का जिक्र भी कर रहे थे कि मिथिलेश ठाकुर के जो जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ घोटाला है उस मामले में भी वहां पर उन्होंने ईडी की टीम ने दबिश दी थी। तो कई पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं, सबूत भी मिले हैं। उसमें कई जो संवेदक है उनके यहाँ भी छापेमारी हुई थी, कई ईडी की टीम को भी, इनकम टैक्स की टीम को भी कई जानकारियां मिली थी। और उसके बाद जो अभी जो आयकर में घोटाले का मामला है, आयकर किस तरह से चुराया गया है, उसमें कई जो हम अब जैसा कि जिक्र में कर रहा था कि जमशेदपुर में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो दूसरे के नाम पे चल रहे हैं, उसमें कई उनके नजदीकी हैं सुनील श्रीवास्तव के, वहां पर जो दबिश दी गई है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आयकर विभाग को उसकी जानकारी मिली है कि किस तरीके से इनकम टैक्स की चोरी की गई है, उसके बाद ये दबिश आज दी गई है। जी दिवाकर, तो झारखंड चुनाव के बीच रांची में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई एक्शन मोड पर आ रही है नजर, जहां हेमंत सोरेन के पीएस के घर पर छापेमारी हुई है। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आइए आप बताते हैं आपको कि महाराष्ट्र और झारखंड में इस समय चुनाव प्रचार जो है वो चरम पर है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही हैं वोटों के जरिए वोटर्स को लुभाने के लिए। ऐसे में महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है और इसी के साथ कल उन्होंने चुनावी शंखनाद किया, जहां नासिक और धुले में चुनावी जनसभाओं के बाद प्रधानमंत्री आज अकोला और नांदेड़ में चुनावी रैली के जरिए मराठवाड़ा को साधने की कवायद करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी अकोला में रैली करेंगे और विदर्भ के अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल और वाशिम जिलों के उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद पीएम नांदेड़ में जनसभा करेंगे। नांदेड़ की रैली में पीएम के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के अलावा महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के इस हफ्ते महाराष्ट्र में कई जनसभाओं का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पीएम 12 नवंबर को चंद्रपुर, चिमूर,
सोलापुर और पुणे की रैली के जरिए पश्चिम महाराष्ट्र की सीटों पर पकड़ मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 14 नवंबर को प्रधानमंत्री संभाजीनगर, नवी मुंबई और मुंबई में रैलियों को संबोधित करेंगे। इस तरह बीजेपी ने प्रधानमंत्री के जरिए मुंबई बेल्ट की 36 सीटों को साधने का प्लान बना लिया है। महाराष्ट्र का रण जीतने के लिए बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। खड़गे आज अमरावती और नागपुर नॉर्थ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। महाराष्ट्र के साथ साथ आइए अब बात कर लेते हैं झारखंड के चुनावी महासंग्राम की भी। जी हां, झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 13 तारीख का वो समय है जब मतदाता 43 सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत तय करने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत लगा दी है। यहाँ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने अपने नेताओं की फौज को उतार दिया है। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री प्रचार करते हुए आएंगे नजर। नड्डा विश्रामपुर और रामगढ़ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और रांची में डॉक्टरों के साथ संवाद भी होगा। वहीं अमित शाह जहां पलामू, हजारीबाग, पूर्व सिंहभूम के पोटका में रैली करेंगे तो जमशेदपुर में एक रोड शो भी निकालेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी खूंटी और चतरा में बीजेपी का प्रचार करेंगे। बीजेपी का दावा है कि हेमंत सोरेन की सरकार वापस नहीं आने वाली। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासियों की अस्मिता, रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा समेत भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया है और लगातार सोरेन सरकार पर हमलावर भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड के बागमारा और मानगो में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बागमारा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इसकी व्यापक तैयारी कर ली है। राहुल गांधी के बागमारा में जनसभा से कांग्रेसियों में उत्साह है। कांग्रेसियों का दावा है कि बागमारा की सभा का असर धनबाद जिले की सभी 6 सीटों पर पड़ेगा। इंडी गठबंधन एकजुट होकर और सक्रिय हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी मानगो के गांधी मैदान में जनसभा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी मानगो पहुंचने पर बड़ा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने भी करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला नेताओं के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। राजीव कुमार ने आचार संहिता के अंतर्गत निर्देश दिया है कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक, अशोभनीय टिप्पणियों के खिलाफ अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं से सख्ती से निपटना होगा। आयोग ने महिलाओं के प्रति अशोभनीय भाषा की कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ अपमानजनक भाषा के प्रयोग पर चिंता व्यक्त की और नाराजगी जताई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर की, क्योंकि यहां समोसे पर सियासत गर्म हो गई है। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इस समय समोसे को लेकर चर्चा में हैं और अब इस पर राजनीति भी गर्मा रही है।
समोसा विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी के सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समोसा पार्टी का आयोजन किया। वहीं समोसा विवाद पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शिमला में समोसा मार्च निकालेगी। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए बनाए गए समोसे और केक उनके सुरक्षा कर्मचारियों को परोस दिए गए। इसके बाद से विवाद खड़ा हो गया है और मामला सीआईडी तक पहुंच गया। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कहा कि सुक्खू सरकार को राज्य के खिलाफ चिंता नहीं है, बल्कि उसकी एकमात्र चिंता मुख्यमंत्री का समोसा है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों में चर्चा में इसलिए है कि उनकी सरकार ऐसे कुछ फैसले ले रही है जिनके कारण पूरे देश भर में जगनसाई हो रही है। समोसे पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों ने, कुछ अधिकारियों ने खाए और उस पर इतना बवाल खड़ा हो गया। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि जब समोसे पर जांच होती तो सरकार की प्राथमिकता का मालूम पड़ता है कि उसकी प्राथमिकता है क्या। वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बिना सोचे समझे फैसले कर रही है और उसका ये परिणाम है। टॉयलेट टैक्स एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसको बाद में वापस लेने की दिशा में कदम बढ़ाना पड़ा। और अब खबर वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी आज से 5 राज्यों का दौरा करेगी। दौरे के पहले चरण में आज जेपीसी असम के गुवाहाटी का दौरा करेगी। इस दौरान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति असम के अल्पसंख्यक मामलों और कानून और न्याय मंत्रालय, साथ ही मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के राज्य अल्पसंख्यक आयोग और असम के वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करेगी। समिति बार काउंसिल और वकील संघों, मुतवली संघों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगी। इसके बाद समिति उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजधानियों में हितधारक समूहों के साथ चर्चा करेगी। समिति को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। We have come along with our member of parliament, those who are the JPC on work for a study visit. Here now in Guwahati we'll meet the different stakeholders along with the state government representatives, minority commissions and work boards, and after Guwahati then we'll go to the Bhubaneswar, then after Kolkata and Patna, Lucknow. छठ पूजा मनाकर लोग वापस अपने अपने शहर की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। आज करीब 30 ट्रेन विशेष रूप से चलाई जा रही हैं। छठ पूजा के बाद शिक्षण, प्रशिक्षण और काम के सिलसिले में बिहार और पूर्वांचल से दूसरे शहरों में लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं। बिहार के समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, सहरसा, मोतिहारी और रक्सौल जैसे शहरों से विशेष गाड़ियों की व्यवस्था देश के दूसरे शहरों के लिए की गई है। इसी तरह सोनपुर मंडल के बरौनी और मुजफ्फरपुर स्टेशनों से, साथ ही दानापुर मंडल के राजेंद्र नगर, पटना एवं दानापुर स्टेशन से विशेष गाड़ियों के चलाने की व्यापक व्यवस्था की गई है। वाराणसी मंडल के छपरा स्टेशन और बनारस स्टेशन से भी विशेष गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर और मऊ स्टेशनों से भी विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त विश्रामालय, शौचालय, हेल्प डेस्क, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, साथ ही इंफॉर्मेशन कियोस्क के इंतजाम हैं। तमाम सुविधाओं के अराउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। यात्रियों की सहायता के लिए स्टेशनों पर बड़ी संख्या में रेल सुरक्षा बल और कमर्शियल विभाग के अतिरिक्त स्टाफ लगाए गए हैं। बुलेटिन में अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। मजदूरी की कमी के कारण श्री राम मंदिर निर्माण में 3 महीने की देरी हो सकती है, ये कहना है राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र का। मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण प्रक्रिया में इस समय में लगभग 200 मजदूरों की कमी है।
इसी कमी के कारण निर्माण की गति बाधित हो रही है। हालांकि मूर्तिकारों ने आश्वासन दिया है कि मंदिर में स्थापित की जाने वाली सभी मूर्तियां दिसंबर तक तैयार हो जाएंगी। सभी मूर्तियों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण का कार्य के पूरे होने की समय सीमा जून 2025 थी। जयपुर से भगवान रामलला के दरबार की मूर्ति, सप्त मंदिरों की मूर्तियां और परकोटा के 6 मंदिरों की मूर्तियां दिसंबर के अंत तक अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के करीब 1 महीने बाद एक आर्टिकल लिखा है। एक राष्ट्रीय दैनिक में छपे अपने आलेख में पीएम ने कहा है कि रतन टाटा को इस भौतिक संसार से अलविदा हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में समाज के प्रत्येक वर्ग को महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रतन टाटा उन लोगों की स्मृतियों में जीवंत रहेंगे जिनके लिए उन्होंने काम किया और सपने बुने। पीएम ने कहा कि जाने माने उद्योगपति, उभरते हुए उद्यमी और परिश्रमी व्यवसायी उनके जाने का शोक मना रहे। उन्होंने साथ ही कहा कि रतन टाटा युवाओं के लिए प्रेरणा थे और वे इस बात के प्रतीक थे कि सपनों को साकार किया जा सकता है और करुणा तथा मानवता के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि रतन टाटा राष्ट्र के स्टार्टअप इकोसिस्टम का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो युवा उद्यमियों की आशाओं और आकांक्षाओं को समझते थे और देश के भविष्य को आकार देने में उनकी क्षमता को पहचानते थे। पीएम ने कहा कि रतन टाटा की राष्ट्रभक्ति संकट के समय सर्वाधिक उजागर हुई। पीएम ने साथ ही कहा कि मुंबई में 26/11 की घटना के बाद ताज होटल को तेजी से फिर से खोलना इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने भारत राष्ट्र की आवश्यकता को समझा और आतंकवाद के खिलाफ झुकने से इनकार कर दिया। पीएम ने उन दिनों को भी याद किया जब उन्होंने गुजरात में रतन टाटा के साथ मिलकर काम किया था, जहां उद्योगपति ने भारी निवेश किया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से कैंसर के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान को याद किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ड्राइवर की लापरवाही से एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर्दियां शुरू होते ही विदेशी परिंदों का आगमन शुरू हो गया है। 7 समुद्र पार से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रंग बिरंगे साइबेरियन पक्षी उत्तर प्रदेश के हापुड़ और अलीगढ़ पहुंचना शुरू हो गए हैं। तीर्थनगरी बज्रघाट में विदेशी पक्षियों का कोलाहल अपनी और श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। साइबेरियन पक्षी हर साल ठंड के मौसम में यहाँ 3 से 4 महीने के लिए प्रवास करते हैं। प्रवासी पक्षियों में गीज, पिनटेल, पोर्चार्ड, शावलर, विजन, ब्रह्माणी डक, राजहंस, स्ट्रोक्स आदि पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ और अलीगढ़ में तो साइबेरियन पक्षी आने लगे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा और यमुना नदी के दूषित पानी से विदेशी पक्षियों के आगमन पर खासा असर पड़ा है। जहां अभी तक यमुना का किनारा साइबेरियन पक्षियों की अटखेलियों से गुलजार होता था, वहां आज नज़ारे में कोई नहीं दिख रहा है, बल्कि यमुना में सफ़ेद जहरीली झागों का बसेरा हो चुका है। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब यमुना नदी में हर तरफ सफ़ेद झाग दिखाई दे रही है।
दिल्ली इस समय दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ जहां पानी प्रदूषित है, वहां हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई दिखी। बवाना में AQI सबसे ज्यादा 409 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। रोहिणी में AQI 401 दर्ज किया गया। वहीं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, नरेला, पंजाबी बाग और नेहरू नगर में AQI 390 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस संबंधित गंभीर बीमारी होने की आशंका है। आपको बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी की होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। प्रदूषण के चलते लोगों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के कई जगहों पर AQI लगभग 400 के पार पहुंचने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन तो डेली बढ़ रहा है। अब दिवाली के बाद से पोल्यूशन और AQI लेवल बढ़ते ही जा रहा है और डेली प्रॉब्लम्स होती हैं। मॉर्निंग में ऑफिस जाना या मॉर्निंग वॉक पे निकलना, इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। आइज़ में इश्यूज होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। पॉल्यूशन के लेके भी काफ़ी दिक्कत है। जैसे ओल्ड एज के लोग हैं, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह से हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हैं। और आजकल यंग एज भी पॉल्यूशन के चलते बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनको भी। बहुत परेशानी हो रही है, खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द है, ये सारी बीमारी जो है, गला खराब है, ये सब परेशानियाँ परेशान कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा है, आंखों में लगता है। कुल मिला के जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये सारे लोग बहुत परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मारे गए ग्राम रक्षा रक्षक कुलदीप कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव ओली कुंटवाड़ा पहुंच गया है। बीती 7 नवंबर को किश्तवाड़ के वन क्षेत्र में कुलदीप कुमार और एक अन्य विलेज डिफेंस गार्ड नज़ीर की हत्या कर दी गई थी। वारदात की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा CJI चंद्रचूड़ के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उनकी पत्नी कल्पना दास, नवनियुक्त CJI जस्टिस संजीव खन्ना और तमाम एपेक्स कोर्ट के सदस्य मौजूद रहे। अपने संबोधन में CJI चंद्रचूड़ ने अपने 4 दशक लंबे अदालती करियर से लेकर अपने निजी जीवन से जुड़े किस्सों को याद किया। अपने संबोधन में DY चंद्रचूड़ ने अपनी माताजी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी माताजी उनके जीवन के विकास का प्रमुख स्तंभ रही हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी माताजी ने उनका नाम धनंजय रखा था, परंतु धनंजय नाम रखने से उनका अभिप्राय भौतिक संपदा से नहीं बल्कि ज्ञान के भंडार से था। I would like to thank from the bottom of my heart the Supreme Court Bar Association for organizing this event and for all the beautiful words which have been said by each one of the speakers who preceded me. And thank you really all of you for giving me this great honor together with my family. But सच में आज जो फूल मिले हैं मुझे, ये मैं दिल से मुझे पता चला कि ये फूल मेरे लिए थे. It's obviously a time when I must acknowledge those who have played a very critical role in my life. And who more or who better to begin with than my own mother. She told me when I was born, I was growing up, that I've named you Dhananjay, but the dhan in your Dhananjay is not material wealth. I want you to acquire knowledge. DY चंद्रचूड़ ने जीवन में मिले अनुशासन का श्रेय अपने पिता को दिया। अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा भी CJI चंद्रचूड़ ने बताया। I'll say just a few words about my father, who was a mentor, a good friend, a dear friend to me. He bought this small house a small flat in Pune. And I asked him, why on earth are you buying a flat in Pune? When are you going to go and stay there? He told me one thing. He said, I know I'm never going to stay there. But he said, I'm not sure how long I will be with you. But do one thing. Keep this flat until the last day of your tenure as a judge. And I said, why is that? So he says, if you feel
that your moral integrity or your intellectual integrity is ever compromised, I want you to know that you have a roof over your head. बांग्लादेश में हिंदू खौफ के साए में जी रहे हैं। तख्ता पलट के बाद से आए दिन हिंदुओं पर निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कट्टरपंथियों के अलावा अब तो सेना भी हिंदुओं को प्रताड़ित करने से पीछे नहीं हट रही है। वहीं हिंसक घटनाओं के विरुद्ध बांग्लादेश में हिंदू संगठनों द्वारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में चटगांव के हजारी गली इलाके में हिंदुओं पर हमले और बर्बरता जैसी घटनाओं के विरोध में इस्कॉन बांग्लादेश के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस्कॉन बांग्लादेश के अध्यक्ष सत्यरंजन बरोई ने चटगांव में हिंसक घटना के मद्देनजर इस्कॉन बांग्लादेश को विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके धार्मिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप लगाया और साथ ही इस कृत्य को निंदनीय भी बताया। उन्होंने कहा कि इस्कॉन बांग्लादेश एक गैर राजनीतिक और शांतिपूर्ण धार्मिक संगठन है जो पूरे बांग्लादेश में सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और मानव कल्याण के लिए समर्पित है। इसके अलावा इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की है। राधा रमण दास ने अपने पोस्ट में वीडियो साझा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक, वहां इस्लामी समूह खुलेआम इस्कॉन भक्तों को पकड़ने, यातना देने और मार डालने की धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन भिक्षुओं और भक्तों का सिर कलम करने के भयानक साजिश खुलेआम प्रसारित हो रही है। इन हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। इससे पहले भारत की तरफ से भी बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा चुकी है। वहीं बांग्लादेश में नई सरकार के जल्द से जल्द गठन की मांग तेज हो गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को देश की राजधानी में रैली निकालकर नए सिरे से चुनाव कराने और त्वरित सुधारों की मांग की है। खालिदा जिया के बेटे रहमान ने लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि अंतरिम सरकार को किसी भी स्थिति में विफल नहीं होने दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार देश में व्यवस्था लाने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। रहमान ने आरोप लगाया कि हसीना की पूर्व सरकार के सहयोगी अभी भी शासन प्रशासन देश विदेश में सक्रिय हैं। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंदू भक्तों पर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की एक बार फिर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राजनेता जानबूझकर इस हमले के लिए खालिस्तानियों को जिम्मेदार मानने से और उनका नाम लेने से बच रहे हैं और दूसरों पर दोष बढ़ रहे हैं। वे इसे हिंदुओं और सिखों के बीच का मुद्दा बनाकर कनाडाई लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। चंद्र आर्य ने साथ ही कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास से स्पष्ट है कि हिंदू और सिख पारिवारिक रिश्तों और साझा सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सिख गुरुद्वारों में हिंदू और हिंदू मंदिरों में सिख आमतौर पर नजर आते हैं। कनाडाई सांसद ने नेताओं पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं और सिखों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा मंदिर पर हमले को लेकर राजनीतिक नेता हिंदुओं और सिखों को विरोधी बता रहे हैं, जबकि हिंदू और सिख इतिहास में एकजुट रहे हैं, आज भी एकजुट हैं और भविष्य में भी एकजुट रहेंगे। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य के मुताबिक एक तरफ हिंदू कनाडाई और सिख कनाडाई लोगों की विशाल संख्या है, वहीं दूसरी ओर खालिस्तानी है। अपने एक्स पोस्ट में चंद्र आर्य ने सिख समुदाय के नेता और ब्रिटिश कोलंबिया के पूर्व प्रधानमंत्री उज्जवल दोसांझ का भी जिक्र किया और बताया कि उज्जवल दोसांझ का कहना है कि ज्यादातर सिखों का खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि वे हिंसा और हिंसक नतीजों से डरते हैं। कनाडा में कई गुरुद्वारों पर खालिस्तान समर्थकों का नियंत्रण है। भले ही शांत सिख गुरुद्वारों में ना बोलें, पर फिर भी नेताओं के चुनाव की शक्ति उनके पास है। सांसद चंद्र आर्य ने कहा कि कुछ नेताओं और खालिस्तानियों के प्रभाव के कारण कनाडाई अब खालिस्तानियों को सिखों के बराबर मानने लगे हैं, जो गलत है।
उन्होंने कहा कि हिंदुओं और सिखों को कनाडाई लोगों को बताना चाहिए कि वे खालिस्तानी चरमपंथियों और उनके राजनीतिक समर्थकों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हैं। उन्होंने कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय से अपील की कि वे नेताओं को बताएं कि हिंदू और सिख एक तरफ हैं जबकि खालिस्तानी दूसरी तरफ। साथ ही उन्होंने कनाडा के हिंदू और सिख समुदाय का आह्वान किया कि वे किसी भी कार्यक्रम या मंदिर में नेताओं को तब तक मंच न दें जब तक कि वे सार्वजनिक रूप से खालिस्तानी उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा न करें। Strongly condemn the attack by Khalistan extremists on Hindu devotees at the Hindu Sabha temple in Brampton. Hindus and Sikhs have been united throughout history, are united today, and will continue to be united in the future. Hindus and Sikhs alike must educate Canadians that we stand united in our fight against Khalistani extremists and their political backers. और अब खबर लाहौर से। लाहौर में एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने इमरान खान को 9 मई के 4 दंगों के मामलों में जमानत दे दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा दायर याचिकाओं को मंजूरी मिल गई है। आतंकवाद निरोधक अदालत ने 9 मई के दंगों के मामले में पीटीआई कार्यकर्ताओं सहित सभी 18 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूटर ने जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि इमरान खान ने अपने कार्यकर्ताओं से उनकी गिरफ्तारी पर महत्वपूर्ण राज्य भवनों पर हमला करने को कहा था। इससे पहले इमरान खान ने अदालत में से 9 मई के मामलों को सैन्य अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित नहीं करने का भी अनुरोध किया। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में यहूदी विरोध प्रदर्शन पर 3 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एम्स्टर्डम के मेयर ने इजरायल के फुटबॉल समर्थकों पर हुए हमलों को यहूदी विरोधी हिट एंड रन स्क्वाड कहा। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने फुटबॉल के प्रशंसकों की देश वापस आने के लिए विमान भेजे हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में गुरुवार रात इजरायल समर्थकों पर हुए हमलों में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए और इनमें से 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हमले एक फुटबॉल मैच के दौरान शुरू हुए जो स्टेडियम से बाहर भी जारी रहे। यूरोप लीग का ये मैच इजैक्स और मकाबी तेल अवीव टीमों के बीच था। पूरे मैच के दौरान बहुत ज़्यादा शोर शराबा और मारपीट की घटनाएं होती रहीं। पुलिस ने 62 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि एम्स्टर्डम में भारी पुलिस तैनाती के बावजूद कई स्थानों पर इजरायली टीम के समर्थकों पर हमले हुए हैं। एम्स्टर्डम ने सप्ताहांत तक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और अशांति के जवाब में पुलिस को आपातकालीन रोक और खोज शक्तियां दी हैं, जिसने गाजा इजरायल संघर्ष पर गहरे गुस्से को उजागर किया। नीदरलैंड में इजरायली फुटबॉल समर्थकों पर हुए हमले के बाद इजरायल के विदेश मंत्री ने नीदरलैंड का दौरा किया। विदेश मंत्री गिदोन सार ने एम्स्टर्डम में नीदरलैंड के न्याय मंत्री डेविड वैन वील और दक्षिणपंथी नेता गीट वाइल्डर से मुलाकात की और इजरायली फुटबॉल समर्थकों पर हुए हमलों की चर्चा की। मुलाकात के बाद वैन वील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वह नीदरलैंड हिंसा की कड़ी निंदा करता है। नफरत और यहूदी विरोधी भावना के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों का जल्द पता लगाया जाएगा और उन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का 3रा संस्करण पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में चल रहा है। 8 से 21 नवंबर के बीच इस अभ्यास को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण युद्ध की तैयारी और सामरिक प्रशिक्षण से संबंधित होगा और दूसरा सत्यापन चरण होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान जो ड्रिल्स की जानी हैं, उनमें किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के आतंकवादी कृत्य का जवाब देना शामिल है। इस दौरान काउंटर टेररिज्म एक्शन के तहत छापेमारी, तलाशी और दुश्मन का विनाश जैसे संयुक्त अभियान चलाए जाएंगे। दोनों देशों की सेनाएं हमला की स्थिति में हेलीपैड सुरक्षित करने, ड्रोन का उपयोग और ड्रोन रोधी उपाय करने जैसे ऑपरेशनों में शामिल होंगी। इस सैन्य अभ्यास में 140 कर्मियों की भारतीय सेना की टुकड़ी हिस्सा ले रही है।
इस सैन्य टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन और भारतीय वायुसेना के 14 कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। इस अभ्यास में 120 ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों का दल शामिल है। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। G20 देशों के संसदीय स्पीकरों का 10वां सम्मेलन ब्राजील में हो रहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान उन्होंने भूख, गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई में संसदों के योगदान पर एक कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत में किए गए विभिन्न उपायों का जिक्र किया। एक दूसरे सत्र में उन्होंने सतत विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की। राज्यसभा के उपसभापति ने वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बारे में भी बात की। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने रूस के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल के उपाध्यक्ष के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की और उनकी बैठक के बाद द्विपक्षीय बैठक में हरिवंश ने द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा और साथ ही संसदीय सहयोग में भारत और रूस के बीच साझेदारी का उल्लेख किया। देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड की स्थापना के आज 24 साल पूरे हो गए हैं और अब